बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज जो एसएलओ बच्चों हम कवर करने जा रहे हैं, उस एसएलओ की हमसे डिमांड है एनलिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज कम टुगेदर टू फॉर्म द स्टमक ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। यानी हमने स्टमक की कंपोजिशन पढ़नी है लेकिन टिश्यू लेवल पे। और जब आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे होगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें साथ उन स्ट्रक्चर्स का फंक्शन भी पढ़ना है। नॉलेज जो इस एसएलओ से हमने निकाला है वो ह्यूमन स्टमक है, उसमें पाए जाने वाले टिश्यूज और उनके फंक्शन। नो डाउट स्टमक जो है ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसका काम एसोफेगस से आने वाले फूड को आर्जी तौर पे स्टोर करना भी होता है। स्टोर से मुराद ये है कि जो फूड स्टमक में आ रहा है वो स्लोली आहिस्ता आहिस्ता चंक्स के अंदर आगे इंटेस्टाइन में जाना चाहिए। वो जो बल्क फूड आ रहा है वो सारे का सारा ऐसा आगे मूव नहीं करना चाहिए। इससे डाइजेशन एफिशिएंटली नहीं होगी, स्लो प्रोसेस होगा। फूड के जो कंपोनेंट्स हैं वो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि डाइजेशन का प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंटली हो, हम देखते हैं स्टमक आने वाले फूड को पॉज देता है, रिले करवाता है, चंक बाय चंक उसे आगे रिलीज करता है ताकि उसे अच्छे से डाइजेस्ट किया जा सके। साथ ही साथ जहां पे स्टमक ये काम कर रहा है वही हम देखते हैं कि स्टमक फूड की डाइजेशन भी करता है। लेकिन हम लोगों ने लास्ट एसएलओ में पढ़ा था कि स्टमक जो है वो कंप्लीट फूड कंपोनेंट्स की डाइजेशन नहीं करता। अब यहां किस कंपोनेंट की डाइजेशन हो रही होती है स्टमक में, कुछ याद है? नहीं याद? शाबाश। हाँ जी इनफाल। इमर्जेंट प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था लास्ट में, सिर्फ प्रोटीन कंपोनेंट जो है हमारे फूड के, उनकी डाइजेशन होती है स्टमक के अंदर। ये देखो, अब जब हम स्टमक की कंपोजिशन पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि स्टमक जो है वो 4 लेयर्स पे मुश्तमिल है। ठीक है, 4 इसकी लेयर्स हैं जो अरेंज हो रही हैं। इनर साइड से जब हम स्टार्ट करते हैं तो आपके पास सबसे पहले म्यूकोजा आ रही है। म्यूकोजा के बाहर हमारे पास सब म्यूकोजा है और उससे बाहर मस्कुलर लेयर, और सबसे एंड पे हमारे पास एक प्रोटेक्टिव लेयर है बाहर के एंड पे जो स्टमक को प्रोटेक्ट कर रही है बाहर से। ठीक है, वन बाय वन इन लेयर्स को स्टडी करते हैं। पहले हम आते हैं एनिमेशन की तरफ। एनिमेशन से हम चीजों को विजुलाइज करेंगे, फिर स्लाइड में इनको डिटेल देखेंगे। स्टमक, अब ये जो 4 लेयर्स है ना, इनकी अगर आप कंपोजिशन देखेंगे तो आपको स्टमक की 4 लेयर्स में 4 ही तरह के टिश्यूज मिलेंगे, जो कि हमारे एसएलओ की डिमांड भी है। अब ये देखो, यहां से अगर आप स्टमक को लोकेट करना चाहो, नजर आ रहे हैं? ये ह्यूमन बॉडी में स्टमक की लोकेशन होती है। ठीक है, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को फोकस करें तो आपको यहां अच्छे से नजर आएगा। ये हमारे पास लिवर के पीछे स्टमक पड़ा हुआ है, ये देखो। और ये ऊपर से देखो अगर आप, तो आपको नजर आएगा किस तरह एसोफेगस जो है वो स्टमक के अंदर आके ओपन होती है। अब अगर हम स्टमक को कट करके देखें तो ये देखो, ये हमारे पास स्टमक की डिफरेंट लेयर्स हैं।
इनमें ये आपके पास म्यूकोजा है, इनर लेयर है, ठीक है। इससे नीचे सब म्यूकोजा होती है, यहां इतना अच्छे से हाईलाइट नहीं है। सेकंड पे हमारे पास सब म्यूकोजा के बाद थर्ड पे मस्कुलर लेयर है, और फोर्थ में आप देखते हो कि आपके पास सबसे बाहर प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। अब ये वो लेयर्स हैं जिनके टिश्यूज हम पढ़ेंगे। वापस आते हैं स्लाइड पे। ये जो 4 टिश्यूज हैं इन लेयर्स में, इनकी अरेंजमेंट को अंडरस्टैंड करना है। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू जो है सबसे इनर लेयर म्यूकोजा में आप देखोगे ये एपिथेलियल टिश्यूज पड़े होते हैं, ठीक है। लेयर्स अलग हैं, टिश्यूज अलग हैं, इन्हें आपने कंफ्यूज नहीं करना। जो सबसे इनर लेयर है म्यूकोजा, इसमें आप देखते हो आपको यहां पे एपिथेलियल टिश्यूज मिलते हैं। क्या काम करते हैं? इनका काम होता है म्यूकोजा की प्रोटेक्शन करना। किस चीज से, वो भी देख लेते हैं। सेकंड पे हम देखते हैं हमारे पास जो टिश्यूज हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज हैं। अब कनेक्टिव टिश्यूज जो है मेन, अगर आप इनको लोकेशन वाइज देखोगे तो ये सब म्यूकोजा लेयर जो सेकंड लेयर है इसमें मौजूद होते हैं। इस डायग्राम को अगर हम जूम करके देखें तो यहां 1 बाय 1 हर लेयर को हाईलाइट किया हुआ है। म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर लेयर और आउटर लेयर। दूसरे एंड पे अगर आप देखो तो टिश्यूज को हाईलाइट किया है। एपिथेलियल टिश्यू हमें नजर आ रहे हैं म्यूकोजा के अंदर, और सब म्यूकोजा में मैंने अभी आपको बताया कनेक्टिव टिश्यू है। ये डायग्राम दिखाने का मकसद ये है कि बेसिकली आपको कनेक्टिव टिश्यू सब म्यूकोजा में मिल रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि जो सबसे बाहर वाली लेयर है ये भी असल में कनेक्टिव टिश्यू की ही बनी होती है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है ये आपको स्टमक की 2 लेयर्स में मिल रहे हैं, ठीक हो गया। थर्ड हमारे पास मस्कुलर टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू जो है ऑब्वियसली जो थर्ड लेयर है मस्कुलर लेयर वहां होते हैं, और फोर्थ में नर्वस टिश्यूज हैं। अब जो नर्वस टिश्यूज हैं बेसिकली आपको ये सब म्यूकोजल लेयर और मस्कुलर लेयर में मिलते हैं। यहां अगर हम डायग्राम में दोबारा देखें तो ये देखो, ये जो नर्वस टिश्यू है ज्यादा आपको मिलेंगे सब म्यूकोजा के अंदर, लेकिन साथ ही साथ ये नर्वस टिश्यू मस्कुलर लेयर में भी होते हैं। उसकी वजह यह है कि यही जो नर्व्स हैं, नर्वस टिश्यूज हैं, ये मसल को सिग्नल देते हैं, तो मसल जो है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। तो इसलिए आपके पास नर्वस टिश्यूज जो हैं ये मस्कुलर लेयर में भी होते हैं। तो ये आपके पास 4 तरह के टिश्यूज हैं जो स्टमक में अरेंज किए हुए हैं। एपिथेलियल टिश्यू सिर्फ एक ही लेयर म्यूकोजा के अंदर है। कनेक्टिव टिश्यू आपके पास 2 लेयर्स में, सब म्यूकोजा और एंड पे आउटर लेयर। मस्कुलर टिश्यू सिर्फ एक ही लेयर में है, और नर्वस टिश्यू भी 2 लेयर्स में है। एक आपके पास सब म्यूकोजा और दूसरा मस्कुलर लेयर। 1 बाय 1 इनके फंक्शन को स्टडी करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो है इसमें हमारे पास कुछ स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं। ये सेल्स जब फूड स्टमक में एंटर होता है तो कुछ सिक्रीशंस करते हैं। इन सिक्रीशंस को हम गैस्ट्रिक जूस का नाम देते हैं, ठीक है। ये जो गैस्ट्रिक जूस है ना, ये एक चीज का नहीं बना हुआ, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, और वो 3 कंपोनेंट्स हैं म्यूकस, एसीएल और पेप्सिन। म्यूकस जो है ये वाटरी कंटेंट है। बेसिकली आप देखते हो इसका जो मेजर कंपोनेंट है वो वाटर है, और इसमें फिर मौजूद कुछ प्रोटीन्स, एंजाइम और सॉल्ट्स आ जाते हैं। अब
गैस्ट्रिक जूस में जो म्यूकस है ना, इसका काम होता है कि स्टमक को अंदर से प्रोटेक्ट करती है। ये देखो, आप लोगों को अभी मैंने बताया कि एपिथेलियल टिश्यू का काम स्टमक को अंदर से प्रोटेक्शन देना है, और स्टमक की जो इनर लेयर है वो है म्यूकोजा। तो कैसे प्रोटेक्शन देना है और किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देना है वो हम अभी पढ़ रहे हैं। प्रोटेक्शन कैसे देना है कि गैस्ट्रिक जूस में जो म्यूकस है ना, ये स्टमक के अंदर आके इसे कवर कर लेती है। ठीक है, अंदर से स्टमक को म्यूकस कवर कर लेगी ताकि उसे प्रोटेक्ट किया जाए। प्रोटेक्ट किससे करना है? प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक जूस के ही सेकंड कंपोनेंट से करना है। HCl है ना, तो एसिडिक है। ये जो एसिडिक HCl आ रहा है, ये स्टमक की इनर वॉल को डैमेज कर सकता है। तो हमें स्टमक को इससे बचाना है, और वो काम करेगा म्यूकस। अब अगर HCl जो है वो स्टमक के लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो इसको रिलीज क्यों किया जा रहा है? क्वेश्चन ये राइज करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो HCl है ना, इसने स्टमक के एनवायरनमेंट को जब एसिडिक करना है, तो उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इसी गैस्ट्रिक जूस में जो थर्ड कंपोनेंट है एंजाइम, ये जब रिलीज होता है तो ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है। जो इनएक्टिव फॉर्म है इस एंजाइम की, इसे हम पेप्सिनोजेन का नाम देते हैं। एसिडिक एनवायरनमेंट में हम देखते हैं कि ये इनएक्टिव एंजाइम अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और इसकी जो एक्टिव फॉर्म है उसका नाम है पेप्सिन। ये जो इनएक्टिव एंजाइम एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, इसे एक्टिवेट करता है गैस्ट्रिक जूस में मौजूद HCl। आसान अल्फाज में, अगर आप पेप्सिनोजेन को एसिडिक एनवायरनमेंट देंगे तो आप देखेंगे कि ये अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। अब जब ये अपनी एक्टिव फॉर्म में आएगा तो ये पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा? ये हमारे फूड के अंदर मौजूद जो प्रोटीन कंपोनेंट है उसकी डाइजेशन करेगा। तो इस तरह से हम कहते हैं कि स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन हो रही होती है। बेसिकली ये पेप्सिन एंजाइम है जो स्टमक में हमारे फूड में जहां प्रोटीन होती है उसकी डाइजेशन करवा रहा होता है। होता क्या है कि ये जो लार्ज प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, पेप्सिन उनको ब्रेक डाउन करके स्मॉल प्रोटीन कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक हो गया। सेकंड आपके पास है कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू जो है, हम अगर डायग्राम में देखें, ये देखो, इसको जूम करें। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, मैंने आपको अभी बताया कि बेसिकली ये सब म्यूकोजा के अंदर फोकस है, वहां इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। और सब म्यूकोजा में ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये क्या कर रहा है कि ये स्टमक की बाकी चारों लेयर्स को भी कनेक्ट किए हुए है। ऊपर की तरफ या अंदर की तरफ म्यूकोजा है, और बाहर की तरफ मस्कुलर लेयर और आउटर लेयर है। तो सब म्यूकोजा में कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? स्टमक की इन चारों लेयर्स को एक दूसरे के साथ होल्ड किए रखता है, जिस वजह से हम कहते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है स्टमक को सपोर्ट देना, जिस वजह से उसकी शेप मेंटेन रहती है। और यह सपोर्ट किस तरह मिलती है कि ये स्टमक की तीनों लेयर्स को कनेक्ट करके रखते हैं। लेकिन साथ ही मैंने आपको बताया था कि स्टमक की जो आउटर लेयर है, इसमें भी कनेक्टिव टिश्यू होता है। और जब आप आउटर लेयर के पर्सपेक्टिव से बात करोगे तो आप कहोगे कि कनेक्टिव टिश्यू स्टमक को प्रोटेक्शन दे रहा है, एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना रहा है जो उसे बाहर के एनवायरनमेंट से बचा रहा है। तो ये आपके पास कनेक्टिव टिश्यू की इंपॉर्टेंस है। थर्ड पे बहुत इंपॉर्टेंट मस्कुलर लेयर है, और उसमें मौजूद मस्कुलर टिश्यूज हैं। अब अगर हम स्टमक को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हमें मालूम होता है कि ये जो मस्कुलर टिश्यूज है ना, ये दो तरह से अरेंज हुए होते हैं। एक आप देखते हो कि ये स्टमक में लॉन्गिट्यूडनली अरेंज हुए होते हैं, ठीक है। और दूसरा आप देखते हो कि ये स्टमक में सर्कुलर वे के अंदर अरेंज हुए होते हैं, ठीक है। तो आपके पास मसल्स की दो लेयर्स आ जाती हैं।
इनमें जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं ये बाहर की तरफ होते हैं और जो सर्कुलर मसल्स हैं ये अंदर की तरफ होते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्टमक की जो थर्ड लेयर है मस्कुलर लेयर, उसमें स्टमक में फर्दर दो लेयर्स होती है मसल्स की, कौन सी मसल की लेयर बाहर होती है और कौन सी इनर साइड पे होती है। तो कंपैरेटिवली हम कहते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर है ये बाहर की तरफ होती है और सर्कुलर इनर साइड पे होती है। काम क्या है, मसल का काम बड़ा सिंपल है कि इसने रिलैक्स करना है और कंट्रैक्ट करना है। जब मसल रिलैक्स और कंट्रैक्ट करते हैं तो आप देखोगे कि स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस था जिसमें पेप्सिन एंजाइम है, स्टमक की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इस गैस्ट्रिक जूस को फूड के साथ अच्छे से मिक्स करती है। ठीक है ना, जब इस कंट्रैक्शन से फूड और एंजाइम अच्छे से मिक्स होते हैं तो डाइजेशन का प्रोसेस एफिशिएंट हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है। डायरेक्टली स्टमक जो है इसके मसल्स कोई सिक्रीशन नहीं कर रहे, लेकिन इनकी कंट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो डाइजेशन को स्पीड अप करके हमें हेल्प आउट करता है। ठीक हो गया, जिस वजह से आप देखते हो कि उस फूड की पार्शियल ब्रेकडाउन होती है और आपके पास जो रिजल्ट में प्रोडक्ट आता है वो सेमी लिक्विड शेप का होता है। ठीक हो गया, इस फूड को फिर आगे इंटेस्टाइन में रिलीज कर दिया जाता है। तो ये हमारे मस्कुलर लेयर की सिग्निफिकेंस है। इसको जूम करें। फोर्थ में हमारे पास है जी नर्वस टिश्यूज। लास्ट टाइम भी इमर्जेंट प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम जो है इसका डाइजेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और वही मैंने आपको ये चीज समझा दी थी कि ये जो आपको भूख का एहसास होता है ये भी नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा होता है। नर्वस सिस्टम से ही हम देखते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू को सिग्नल जाता है कि वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करें, और साथ ही साथ मसल्स को सिग्नल जाता है कि वो कंट्रैक्ट करके इस जूस को फूड के साथ अच्छे से मिक्स करें और डाइजेशन को इंप्रूव करें। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास जो नर्वस टिश्यू है ये असल में डाइजेशन के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं स्टमक की हद तक। हम स्टमक पढ़ रहे हैं तो यहीं तक बात करेंगे कैसे कि ये जो नर्वस टिश्यूज हैं ये मसल्स को सिग्नल देते हैं, और जैसे ही मसल्स को नर्वस टिश्यू से सिग्नल मिलता है तो मसल्स कंट्रैक्ट करके डाइजेशन करवाते हैं या उसमें हेल्प आउट करते हैं। और इसी तरह जो एपिथेलियल सेल्स हैं वहां से गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन का काम भी नर्वस टिश्यू के जिम्मे होता है। ठीक हो गया, एनिमेशन पे हम वापस आते हैं। अब ये जो पढ़ा है इसे डिटेल से वहां स्टडी करते हैं। ये देखो, ये आपके पास स्टमक की डिफरेंट लेयर्स हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो आपने हाईलाइट करनी है, अंडरस्टैंड करनी है, डाइजेशन कैसे हो रही है। ये हमारे पास सबसे इनर लेयर है म्यूकस लेयर। डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हमने 10th और 12th में डिटेल से डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ना है। अभी जो हमने देखना है कि इस एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स हैं वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करवा रहे हैं और उसे कैसे उससे डाइजेशन करवा रहे हैं। जरा गौर से देखो, ये आपके पास बाहर की तरफ म्यूकोजा है। ठीक है, अगर मैं आपको हिंट दूं, ये आपके पास म्यूकोजा है, नीचे हमारे पास सब म्यूकोजा है, और थर्ड पे मस्कुलर लेयर और सबसे एंड पे आउटर लेयर। ये इस तरह से हमारे पास यहां 4 लेयर्स दिखाई गई हैं इसकी। अब जरा ऑब्जर्व करते हैं गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन। ये देखो, ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये यहां से इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिन रिलीज करवा रहे हैं और साथ ही साथ एचसीएल रिलीज करवा रहे हैं। ये एचसीएल स्टमक की इनर वॉल को हर्ट कर सकता है, इसलिए आप देखते हो स्टमक की जो इनर वॉल है
वहां पे म्यूकस उसे कवर करती है और ये HCl फिर इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को एक्टिव पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है और वो आगे से फूड की डाइजेशन करवाता है। एनिमेशन देखो जरा, एक The फ्लो के stomach अंदर is a large hollow organ in the gastrointestinal tract. फास्ट फॉरवर्ड करते हैं हम। ये ले जी, यहां से अब आपने देखना है हाफ जो है वो डायसेक्ट किया हुआ है, हाफ कवर्ड है। लेबलिंग में कुछ वर्ड्स जो है वो एडवांस यूज हुए हैं, हमारे करिकुलम में नहीं आते, इसलिए हम बोधर नहीं करेंगे। ये देखो, ये वो म्यूकस मेम्ब्रेन है जो इनर साइड पे होती है। और यहां पे ये एपिथेलियल सेल्स हैं जो ग्रीन कलर के HCl और रेड में पेप्सिनोजेन रिलीज करवा रहे हैं। ठीक है, बाकी अभी हमने देखा है। ये देखो एंड पे, थोड़ा सा हम पीछे करते हैं। अब इस एनिमेशन में आपने ऑब्जर्व करना है कि किस तरह ये आपके पास पेप्सिनोजेन है जी, और ये HCl आया और उसने आगे उसे एक्टिवेट कर दिया, उसकी थोड़ी सी ब्रेकडाउन कराई ताकि वो एक्टिव फॉर्म में आ जाए। और ये रेड कलर के पेप्सिन अब वो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन करेंगे। ये देख रहे हो किस तरह इन्होंने एक प्रोटीन के बड़े पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल के अंदर ब्रेकडाउन कर दिया। ये वो आपके पास डाइजेशन का प्रोसेस हुआ है जी स्टमक के अंदर। अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात इसमें जो आपने अंडरस्टैंड करनी है, मुझे बताओ अबीहा फातिमा, प्रोटीन का बेसिक कंपोनेंट क्या है? किन मोनोमर से प्रोटीन बनी हुई है? राइबोसोम। किससे? लाइसोसोम्स। सही सुना है मैंने? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स। राइबोसोम मिलके प्रोटीन बनाते हैं। ये बीहा ने इतनी देर में सर्च कर लिया होना है। हाँ जी बीहा। सर अमाइनो एसिड। इंफाल इधर ही होती हो? सर अमाइनो एसिड। हाँ जी, अमाइनो एसिड, शुक्र है। अमाइनो एसिड्स हैं जी, ये मिलते हैं और आपके पास प्रोटीन बनती है। लेकिन अगर आप गौर करो, मैंने अभी तक जहां पे स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन पे बात की, मैंने एक दफा भी नहीं कहा कि पेप्सिन प्रोटीन की ब्रेकडाउन करके उसे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये समझ रहे हो? ऐसा हरगिज नहीं होता। बड़ा मॉलिक्यूल है, उसकी ब्रेकडाउन से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो अभी भी कई अमाइनो एसिड पे मुश्तमिल होते हैं, एक एक अमाइनो एसिड को अलग नहीं किया जाता। ये बात समझ रहे हो? तो ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि स्टमक में प्रोटीन की जो डाइजेशन है ये पार्शियल होती है, कंप्लीट नहीं होती। अमाइनो एसिड लेवल तक जो डाइजेशन है ये आपके पास इंटेस्टाइन में होती है। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट था। साथ ही इसके एक इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, बड़ा कॉमन है, इसको हम स्टडी करते हैं, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक का वर्ड हम स्टमक के लिए यूज करते हैं। अल्सर जो है वो बॉडी में कहीं भी हो सकता है। अगर स्टमक में हो रहा है तो हम इसे पेप्टिक अल्सर बोलेंगे। है क्या चीज, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। स्टमक में बाज़ औक़ात हम देखते हैं जख्म हो जाता है इनर साइड पे, जिसे हम सोर कह रहे हैं। ये जो सोरनेस है ना, ये आपके पास अल्सर होती है। और मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्टमक की इनर लेयर है, म्यूकोजा, ये डैमेज हो रही होती है अंदर से। ठीक है? और ज्यादातर इस डैमेज के पीछे जो रीजन होती है वो HCl की स्क्रीशन है। अगर आप ऐसा फूड ईट कर रहे हैं जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा है और लंबे अरसे तक कर रहे हैं, तो आप देखेंगे स्टमक में HCl की स्क्रीशन ज्यादा होगी। लंबे अरसे तक अगर यह काम चलता है तो एक वक्त आएगा कि वो जो HCl बहुत ज्यादा स्क्रीट हो रहा था वो स्टमक की इनर लेयर को डैमेज करना शुरू करेगा। उस डैमेज को आप नाम देते हो अल्सर का। होता क्या है कि एक हद आती है कि इनर वॉल इतना ज्यादा डैमेज हो जाती है कि उसमें बकायदा ओपनिंग बन जाती है,
और बाहर से बॉडी फ्लूइड स्टमक में आना शुरू हो जाता है। ये बड़ी पेनफुल कंडीशन होती है और ये बड़ा सीवियर फॉर्म है अल्सर की। अगर स्टार्ट में सिर्फ इनर लेयर सब म्यूकोजा डैमेज हो गई है तो आप इसे अल्सर का नाम दे देते हो। और ऑब्वियस सी बात है कि सबसे अंदर वाली लेयर डैमेज होने का मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता अब बाकी की जो 3 लेयर्स हैं वो भी डैमेज हो सकती है। तो बच्चों, यहां तक हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने एसएलओ की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए डिफरेंट टिश्यूज जो थे स्टमक में उन्हें अंडरस्टैंड किया, उनके स्ट्रक्चर को और उनके फंक्शन को पढ़ा। साथ ही हमारे पास वर्कशीट है, इसको आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। ये देखो, एक क्वेश्चन आपके पास यहां दिया हुआ है, एक साइड पे लेयर्स के नाम है और दूसरी साइड पे टिश्यूज के नाम है। इसे प्रैक्टिस करो, कोई कंफ्यूजन हो मुझसे कल पूछो। कोई क्वेश्चन किसी को? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो लेक्चर को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कल मिलेंगे नेक्स्ट एसएलओ के साथ। अल्लाह हाफिज।